दुर्गावजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 17 मार्च 2024 के दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 16 मार्च को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत निर्वाचन आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो है जो तिथि है या चरण की घोषणा कर दी। उसमें बताया कि जो है 7 चरणों में चुनाव होगा और 4 जून तक जो है 4 जून को रिजल्ट आएगा। और उसी के साथ ही जैसे ही ये घोषणा हुई उसी के दिन से लेकर जो है रिजल्ट आने के दिन को लेकर आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। ठीक है, बहुत चर्चा में रहता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये क्या क्या रोक लगाता है और क्या इसकी कानूनी प्रावधान क्या है और उसको लेकर जो है चुनाव आयोग कैसे इसको लागू करता है। ठीक है, दूसरा जो समाचार है वह है कि एक्चुअल में 1-2 दिन पहले का समाचार है, लेकिन है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। वह ये है कि मध्य भारत के लिए जो है वायुमंडलीय या कह सकते हो एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड या वायुमंडलीय अनुसंधान स्थल जो है सीहोर के जो है भोपाल के पास सीहोर जिले में जो है स्थापित किया गया है और ये मध्य भारत के लिए स्थापित है। और कहीं न कहीं भारत में जो मानसून के दौरान वर्षा की अधिकता या कमी होती है उसके पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ होगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं पहले लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का लागू होना। लोकसभा चुनाव अभी देख ही रहे हैं 2024 में का लोकसभा चुनाव जो है होना है, क्योंकि पिछली लोकसभा चुनाव जो है 5 साल बीत चुके हैं और 5 साल के अंदर जो है लोकसभा एक बार चुनाव होना चाहिए अगर सामान्य व्यवस्था चल रही है तो भी, यानी कि अगर पुनः उपचुनाव न हो तो 5 साल के बाद जो है चुनाव होना चाहिए। उसको लेकर चुनाव हो रहा है और भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को जो है चुनाव के लिए तिथियों की घोषणा कर दी है। 7 चरण में चुनाव होना है और 4 जून को रिजल्ट आना है। ऐसे में हम जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत जो है आदर्श आचार संहिता जैसे ही तिथियों की घोषणा होती है उस दिन से लेके जब तक रिजल्ट नहीं आता उस दिन तक आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। और यह कहीं न कहीं भारत में निर्वाचन चुनाव कराने के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा एक राजनीतिक दलों या जो भाग लेने वाले लोग हैं उनको लेकर एक आचरण संहिता लागू कराती है जो चुनाव को निष्पक्ष और कह सकते हो कि लोकतांत्रिक तरीके से जो उसकी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की उसको पूरा करने में भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या है, कैसे है, क्या प्रावधान है, क्या कड़ाई है, कैसे लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि 16 मार्च को ही घोषणा हुई कि देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक होंगे और परिणाम 4 जून तक होंगे। ठीक है, ऐसे में इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। कब से कब तक? जैसे ही 16 मार्च, तो 16 मार्च शाम से लेके जब इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नोटिफिकेशन चुनाव का, जैसे ही चुनाव का नोटिफिकेशन चुनाव आयोग करता है तब से लेके जब रिजल्ट आता है यानी 4 जून शाम तक, रिजल्ट आने के बाद से यानी अधिसूचना जारी होने के बाद से लेके रिजल्ट आने के वाले दिन तक जो है ये पूरा आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। और एक तरह से देखा जाए कि अब जो है पूरे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था जो है चुनाव आयोग के निर्देश में इन्हीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार जो है चलेगा। ठीक है, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो कहीं न कहीं जो है, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है भारत के राजीव कुमार ने सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता के सख्ती से पालन करने का आदेश किया। और अन्य बातों के अलावा यह संहिता सरकार को नीतिगत निर्णय की घोषणा करने से रोकती है। अभी देखेंगे कि क्यों ये सब किया जाता है, तो पहले समझ लेते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या है। देखिए, आदर्श आचार संहिता चुनाव से पहले जो राजनीतिक दल होते हैं और जो उम्मीदवार होते हैं, अब राजनीतिक दल में सत्ता पक्ष के भी लोग शामिल होते हैं क्योंकि वो भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो आप समझ सकते हैं कि जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या सांसद विधायक, अगर वो चुनाव में भागीदारी होती है या नहीं भी होती है, अगर वो चुनाव नहीं भी लड़ रहे होते हैं तो राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। तो जब वो राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं तो उनके लिए चूंकि जो
चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। यानी कि एक स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि सरकार की कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति, विपक्षी व्यक्ति भी उससे चुन लिया जा उसको चुन लेना मतलब वो चुना जा सके। और निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि जो चुनाव के लिए जो माहौल है वो सभी दलों के लेकर कमोवेश रूप से समान रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो जो सत्ता पक्ष में बैठा व्यक्ति है उसके पास पूरी सरकारी मशीनरी होती है, पूरा तंत्र होता है, पूरा खजाना होता है, और उसका वो दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित कर सकता है। और ऐसे में जो कह सकते हो कि विपक्ष के लोग हैं या जो निर्दलीय उम्मीदवार को भी, हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति को हमारे यहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसके साथ अन्याय हो सकता है। इसको लेकर जो है एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत एक आदर्श आचार संहिता, जैसे आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो वहां भी सिविल सेवकों के लिए एक आदर्श आचार संहिता है कि उसके अनुसार आचरण कैसा होना चाहिए, ताकि चुनाव जो है वो निष्पक्षता से और स्वतंत्रता से हो सके, जो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए आधार, जो खासतौर पर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के लिए आधार है चुनाव, उसको फेयर एंड फ्री तरीके से संचालित किया जा सके। ठीक है, इन नियमों में जो जो शामिल होता है उसमें भाषण, जो कैसा भाषण देना होगा, मतदान दिवस और उसके पहले की अवस्था, मतदाता केंद्र कैसे वहां पर होना होगा, क्या पोर्टफोलियो होगा, चुनाव घोषणा पत्र होगी, जुलूस, सामान्य आचरण से संबंधित मुद्दे, ताकि ये सब चीजें शामिल होती हैं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। और यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से नतीजे आने की तारीख तक लागू रहता है। और इस दौरान उम्मीद की जाती है कि चुनाव के जो भागीदार हैं, यानी जो राजनीतिक दल है या उम्मीदवार है, इसका पालन करें। ठीक है, अब ये प्रश्न है कि आदर्श आचार संहिता क्या प्रतिबंध लगाती है, क्योंकि जो भी आचरण संहिता होती है वो कुछ करने और बेसिकली कुछ न करने का प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, आपके जीवन के भी कहते हैं ना कि एक सामान्य नैतिक संहिता, आचार संहिता होती है, तो जो आचार संहिता होती है वह कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाती है। किन क्षेत्रों में लगाती है, जैसे इसमें क्या क्या होता है, तो देखिए ये होता है कि आदर्श आचार संहिता में सामान्य आचरण, बैठके, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, पर्यवेक्षक, सत्ता में पार्टी और चुनाव घोषणा पत्र से संबंधित 8 प्रावधान इसमें शामिल होते हैं। यानी सामान्य आचरण कैसा होना चाहिए, कैसे जुलूस होगा या कैसे सभाएं होंगी, मतदान दिवस के पहले के आसपास क्या होगा, मतदान केंद्र के दौरान क्या करना होगा, पर्यवेक्षक जो नियुक्त होते हैं, सत्ता में जो पार्टी है उसके लिए क्या नियम कानून है, चुनाव घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए, ये सारे प्रावधान इसमें होते हैं। और जब ऐसे ही संहिता लागू होती है, सत्ता में रहने वाले पार्टी, चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में हो, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रचार के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग न करे। वो अपनी आधिकारिक स्थिति पर रहते हुए भी, जैसे अगर केंद्र का चुनाव है तो जो अभी प्रधानमंत्री या मंत्री हैं, ऐसा नहीं कि वो पद से हट जाएंगे, लेकिन उनको ये है कि वो इसका दुरुपयोग न करें, ऐसा प्रयोग न करें कि जिससे उनको चुनाव में फायदा हो सके और विपक्षी को नुकसान हो सके। एक तरह से देखा जाए तो ये जो सरकारें होती हैं जो भी, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वो कोई नीतिगत निर्णय न लें, किसी की नियुक्ति न करें, कोई तदर्थ पद न निकालें या कोई भी ऐसा आचरण न करे। और अमूमन देखा जाता है कि इस दौरान जैसे ही उद्घोषणा हो जाती है और जब तक रिजल्ट नहीं आता है, पूरी की पूरी प्रशासनिक मिशनरी कहीं न कहीं जो है चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार काम करती है। तो ऐसे में ये इसीलिए व्यवस्था बनाई जाती, कहीं ना कहीं वो चुनाव आयोग के डेपुटेशन पे चले जाते हैं भारत के प्रशासनिक अधिकारी, ताकि जो है राजनीतिक दखलंदाजी या सरकार की दखलंदाजी कम हो। ठीक है, और क्या होता है, ऐसी किसी नीति, परियोजना या योजना की घोषणा नहीं की जा सकती जो मतदाता व्यवहार को प्रभावित करे, है ना। और पार्टी को चुनाव की जीतने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन नहीं देना चाहिए, उपलब्धियों का प्रचार नहीं करना चाहिए, राज्य मीडिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मंत्री अगर आधिकारिक दौरों का चुनाव कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि आप आधिकारिक दौरा पे भी जा रहे हो और चुनाव करें, नहीं। आप अगर आधिकारिक दौरे पे जा रहे हैं तो आधिकारिक वाहनों से जाइए, चुनाव के लिए जा रहे हैं तो अपने निजी और उस तरह की चीजों से जाइए। और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनावी बैठकें आयोजित करने के लिए जो मैदान, सार्वजनिक स्थान, हेलीपैड आदि मिल रही है, जो सरकार के जुड़े लोगों को है, वही सारी व्यवस्था, उसी तरह की व्यवस्था इक्विवेलेंट जो है निजी क्षेत्र के भी लोगों को मिले, यानी किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। चुनाव में दो पक्ष बराबर स्थिति में जाए,
जो सरकार की स्थिति में आप पद पे बैठे हो, आप कोई भी हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, लेकिन चुनाव के दौरान जो है आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए ये चीजें बनाई गई है। साथ में जो समाचार पत्र आदि हैं उनमें विज्ञापन नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में कोई नियुक्ति आदि ऐसी नहीं होना चाहिए जिससे जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्य रिकॉर्ड के आधार पर किया जा सकता है, हालांकि इसका तो सबसे ज्यादा उल्लंघन होता है। और मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी जाति या सांप्रदायिक भावनाओं को भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। किसी मस्जिद, चर्च, मंदिर या किसी अन्य पूजा स्थल का भी उपयोग नहीं किया जा सकता। ये सारे कुछ प्रावधान हैं। और कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना, धमकाना, इस पर रोक होता है। साथ ही साथ जिस दिन मतदान होता है, जैसे जिस एरिया में जिस दिन मतदान होता है उसके 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार या सभाएं रोक दी जाती है। उसके बाद चुनाव प्रचार या सभाएं नहीं हो सकती हैं। और उस 48 घंटे को एक तरह से कह सकते हो कि वोटर साइलेंट या मतदाता चुप्पी या उसको शांति कह सकते हो, जिसमें मतदाता शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी जो प्रभाव है प्रचार का उसका, इससे मुक्त होके, स्वतंत्र होके, निष्पक्ष तरीके से, यानी अपने अपने विचार करके निर्णय लेकर वो इन्फ्लुएंस में ना बह जाए, इसलिए ये 48 घंटे की चुप्पी की भी व्यवस्था की गई है। और इस तरह से वह क्या करता है कि अपना जो है सोच विचार के अपना मतदान कर सके। इसके लिए 48 घंटे पहले ही प्रचार आदि पे रोक लगा दी जाती है। अब प्रश्न है कि ये आदर्श आचार संहिता तो है, कैसे बना और क्या ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है? तो प्रश्न है कि नहीं, जवाब है कि नहीं, ये कानूनी पहलू इसमें नहीं है, यानी किसी एक्ट के थ्रू ये नहीं है। ये आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग ने बनाया है और जो राजनीतिक दल है उनके साथ विचार विमर्श करके उनके साथ परस्पर सहमति से कुछ गाइड बनाई है कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए, आज आप सत्ता पक्ष में हो, कल आप विपक्ष में हो सकते हो, तो इसलिए ऐसी चीजें होती हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड या समतल भूमि की जिसपे सभी लोग बराबर भूमिका निभा सके, इसको अपनाया गया है। अब ऐसे में प्रश्न है, जब ये कानूनी इसको कोई बैकअप नहीं है, तो अगर कोई व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग क्या कर सकता है? ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति, सीधे शब्दों में कहें तो एमसीसी का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ संहिता के किसी भी खंड के तहत कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि सब कुछ स्वैच्छिक है। चुनाव आयोग अपने प्रवर्तन के लिए नैतिक मंजूरी या निंदा का उपयोग करता है। तब वो प्रश्न है कि अगर कोई चुनाव आयोग आचरण का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? तो चुनाव आयोग नोटिस देता है, नोटिस का लोग जवाब देते हैं, पक्ष विपक्ष करते हैं। इसके बाद अगर होता है तो चुनाव आयोग निंदा करता है, जिसका लोग कहते हैं कि कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब होता है। देखिए, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। जब वो आप किसी भी व्यक्ति को आलोचना करती है तो उसको कम से कम जो सामने वाले अपोनेंट है उसको एक मुद्दा बना लेते हैं। और हमारे यहाँ कम से कम बड़े पदों पर बैठे लोगों से तो ये उम्मीद की ही जाती है कि वो राजनीतिक जीवन में कम से कम चुनाव के समय तो शुचिता दिखाएं ही, इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है। हालांकि अगर देखा जाए, एक बार 2014 के चुनाव में था, ऐसे लोकसभा चुनाव के दौरान एक मामला आता है कि चुनाव आयोग ने उस समय मतलब इस समय के जो गृह मंत्री हैं, उस समय भाजपा के बड़े नेता थे, उसमें जो है उन पर, और जो उस समय यूपी सरकार के मंत्री थे, कैबिनेट काफी प्रभावशाली मंत्री थे, आजम खान, उन दोनों पर जो है उनके कह सकते हो कि भाषणों के कारण जो है प्रतिबंध लगा दिया था चुनाव प्रचार करने के दौरान, और तब तक नहीं हटाया था जब तक कि उन लोगों ने लिखित रूप से माफी न दी हो। और ये कार्रवाई की गई थी किसके तहत? जो 324 संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मतदान को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए निर्वाचन आयोग को जो शक्तियां मिली है, उस विशेष शक्ति का प्रयोग करके किया था। आदर्श आचार संहिता में उसको केवल निंदा करने की शक्ति है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके तहत आप जो है अभी चर्चा में रहेगा। आदर्श आचार संहिता में एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीजें बोली जाती है। तो ये है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे कहीं न कहीं चुनाव में कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा, चूंकि अब जैसे ही चुनाव आयोग आचार संहिता लग जाती है, वैसे अधिसूचना हो जाती है, वैसे वैसे संपूर्ण प्रशासनिक मशीनरी एक तरह से चुनाव आयोग के डेपुटेशन पे होती है चुनाव संचालन कराने के लेकर। और जैसे जो डेपुटेशन पे होता है उसकी अथॉरिटी को आपको मानना पड़ेगा। जैसे जहां जहां राज्यों में चुनाव नहीं है,
वहां के भी अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग सब कुछ चुनाव आयोग से परमिशन लेके ही किया जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में काफी हद तक सफल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। मध्य भारत का वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल या एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेस्ड ऑफ सेंट्रल एशिया, यह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल के, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास एक जिला है सिरोह, उसी में एक सीलखेड़ी जगह पे स्थापित है। और यह कह सकते हो कि मध्य भारत का पहला एआरटी टेस्ट बेड है, या भारत का पहला एआरटी टेस्ट बेड है, जो कि जो मानसून के दौरान या जलवायु के दौरान जो कुछ तकनीकी या तत्कालिक जो चुनौती परिवर्तन होते हैं, यानी निम्न दाब हो जाता है या अवदाब हो जाता है, जिसके कारण मानसूनी वर्षा में परिवर्तन आता है, उसको जांचने और भारत में जलवायु या मौसम या कह सकते हो कि वर्षा का सही सटीक ढंग से पूर्वानुमान लगाने में ये मददगार हो सकता है। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी आपको याद होगा कि किसानों के लिए जो है पिछले साल भारत सरकार ने 2 ऐप लॉन्च किया था, एक विंड लॉन्च किया था, एक एस्टेक लॉन्च किया था। विंड जो है मौसम के पूर्वानुमान ब्लॉक लेवल पे करने के लिए था, और एस्टेक जो था वो किसानों की कृषि की कितनी उपज होनी है उसकी पूर्वानुमान लगाने के लिए। और देखिए भारत में कृषि जो है पूरी तरह से कहते हैं मौसम का जुआ है या मानसून पे निर्भर है। ऐसे में मानसून का जितना पूर्वानुमान लगेगा उतना ही आप जो है कह सकते हो कृषि के उपज और किसानों के या कृषि कैसे संचालित की जाए इसके लिए अनुमान लगाया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि 12 मार्च को मध्य भारत के वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल, इसको एआरटी एटमॉस्फेरिक रिसर्च जो है टेस्ट बेड सेंट्रल इंडिया के पहले चरण का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर सीहोर जिले के सीलखेड़ा में किया गया था। और यह है कि मध्य भारत में क्यों, क्योंकि मध्य भारत में मानसून एक गर्त होता है। मानसून गर्त होता है कि मानसून के दौरान वह क्षेत्र जहां पे निम्न जो है दाब का क्षेत्र होता है और मानसूनी हवाएं वहां पे आकर्षित होती हैं, तो वो गर्त होता है, जिसमें से मानसून कोर जोन भी शामिल है। वो जोन जिसमें मानसून सबसे ज्यादा प्रभावी रहता है, ये बंगाल से लेकर गुजरात तक होता है। ये क्षेत्रीय जलवायु प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। और एमसीजेड में विस्तृत वायुमंडलीय माप, जिससे सिनॉप्टिक स्केल गड़बड़ी या जो निम्न अवदाब या अवसाद का अक्सर देखा जाता है, नहीं मानसून के दौरान कभी कभी वर्षा होती है, कभी कभी बहुत बारिश होती है, कभी कभी नहीं होती है, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको सिनॉप्टिक स्केल गड़बड़ी बोलते हैं। इसके दौरान जो है ये अक्सर मानसून के दौरान दिखाई देती है, और ऐसे में ये इसको जांचने की बहुत जरूरी है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं पूरे मानसून के दौरान वर्षा के परिवर्तन को दृष्टिकोण करता है माइक्रो लेवल पे। और इसलिए इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए इसी मानसून संवहन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं के लिए इस एआरटी-सीआई की स्थापना की गई है। तो अब प्रश्न है कि एआरटी या एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेस्ड और सेंट्रल इंडिया बोला गया है, मध्य भारत, क्या होता है। तो इसको देखिए, यह जो है सीलखेड़ा यानी जो मध्य प्रदेश का है, एक खुला ओपन ग्राउंड केंद्रित अवलोकन और विश्लेषणात्मक अनुसंधान कार्यक्रम है। इसे जो है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आईआईटीएम पुणे के संचालन द्वारा इसका जो है ये संचालन किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस द्वारा इसको जो है उसके तहत ये किया गया है। और इसका उद्देश्य है तापमान, हवा की गति आदि जैसे मौसम मापदंडों का जमीनी आधारित अवलोकन करना, और जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान कम दबाव वाले क्षेत्रों, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले अवसाद जैसे क्षणिक सिनोप्टिक सिस्टम का अध्ययन करना है। और कैसा अध्ययन करना है? इन सीटू, जहां पे ये प्रभावित हो रही हो वहीं पे अध्ययन करना है। इसके लिए ये लाया गया है। और इससे होगा क्या अध्ययन करने से? इससे ये होगा कि इन सिनोप्टिक सिस्टम और उनसे जुड़े क्लाउड का या बादलों का अध्ययन करके लंबी अवधि में हमें डेटा मिलेगा, और उसको हम जो अपना जो वर्तमान में मौजूदा मौसम मॉडल है उसके साथ समायोजित करके हम वर्षा के बारे में सटीक जानकारी, सटीक अध्ययन कर सकते हैं, सटीक पूर्वानुमान कर सकते हैं। और पहले चरण के तहत
अभी जो पहला चरण है, इसमें और भी चरण है, तो अभी पहले चरण के अंदर 25 मौसम संबंधी उपकरणों का उपयोग करके रिमोट सेंसिंग आधारित और इन सीटू माप शुरू हो गया है। दूसरे चरण में एआरटी रडार, विंड प्रोफाइलर और बैलून बाउंड रेडियो सोंडे और मिट्टी की नमी आदि के आधार पर किया जाएगा। लेकिन अभी पहला चरण है कि जो रिमोट सेंसिंग यानी उपग्रह आधारित जो डेटा होगा बादलों का, उसके तहत ही हम इसको भी अध्ययन करेंगे। ठीक है। वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल क्यों महत्वपूर्ण है, यानी ये जो हम स्थापना कर रहे हैं ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या अपने आजीविका के लिए अभी किस पे निर्भर है? कृषि पे। हमारी 45% जो रोजगार है वो कृषि क्षेत्र से आता है और कृषि क्षेत्र को मानसून का जुआ कहते हैं। तो जो मानसून जो इतने बड़े लोग जनसंख्या को रोजगार देता हो, हमारे खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित कर रहा हो, हमारे रूरल इकोनॉमी का जो है बैकबोन हो, या कह सकते हो कि सेमी अर्बन इकोनॉमी का भी बैकबोन हो, उसके हेल्थ उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो मानसून करता है या मौसम करता है, और उसके पूर्वानुमान को हमें जानना है। और उसमें यह देखा गया है कि मानसून के दौरान जो सिनाप्टिक सिस्टम होते हैं, यानी जो निम्न दाब का हो जाता है या वहां पे जो है बंगाल की खाड़ी में जो है डिप्रेशन या प्रेशर होता है, जिससे कम वर्षा होती है या ज्यादा वर्षा होती है, इनके कारण कहीं ना कहीं हमारी कृषि को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। ऐसे में हमें जरूरत है कि हम इसको जाने, और जाने भी तो सटीक जाने कि जहां पे वो सबसे ज्यादा प्रभावी दिखाई देता है, और वो सबसे प्रभावी कहां दिखाई देता है? जो है मध्य भारत में। तो अभी यह है कि ये हम टेस्ट बेड है, लेकिन हम इसको मध्य भारत में क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, जो अध्ययनों में देखा गया है कि अखिल भारतीय वर्षा प्रदर्शन में मध्य भारत क्षेत्र में प्राप्त वर्षा से सहसंबंध, यानी जो मध्य भारत क्षेत्र में वर्षा होती है उसको जो अखिल भारतीय लेवल पे वर्षा होती है उसका कुछ न कुछ कोरिलेशन है। अगर मध्य भारत में अच्छी वर्षा हुई तो पूरे भारत में एवरेज ठीक आता है, मध्य भारत में गड़बड़ रही तो पूरे भारत में गड़बड़ आता है। और भारत का मौसम विज्ञान विभाग देश के 4 सजातीय क्षेत्रों उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के लिए वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है। इसके अलावा एमसीजेड मानसून कोर जोन के लिए भी एक विशेष वर्षा पूर्वानुमान जारी करता है, 4 क्षेत्रों के लिए अलग। और जो मानसून कोर जोन है, मानसून कोर जोन क्या है? वही मध्य भारत का हिस्सा जो बंगाल से लेके गुजरात तक ऐसे एक पट्टी गई है, और उसी को मानसून कोर जोन कहते हैं। वहीं पे एक बहुत जो है कह सकते हैं मानसून का गर्त जो बनता है, और मानसून की हवाएं उसी क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी रहती है। और ऐसे में अगर मानसून में परिवर्तन या मानसून की सटीक जानकारी लेना हो, यानी वो जो सिनेप्टिक है उसके बारे में जानकारी लेना है, तो वो कहाँ मिलेगा? जहां से वो गुजरता है, और वो गुजरता है उसी मध्य भारत से। ठीक है, इसलिए इसकी स्थापना मध्य भारत में की गई है। अब मध्य भारत में तो की गई है, लेकिन ये जो है मध्य प्रदेश में क्यों की गई है ये देखा जाए तो देखिए, एक तो मध्य भारत का जो वो इलाका है, मध्य प्रदेश का जो भोपाल और सिरो और सेलखेड़ी वाला इलाका है, एक तो वो सिनाप्टिक उधर से होके गुजरता है, और दूसरा वो क्षेत्र जो है जो ह्यूमन या नेचर की जो प्रदूषण है, जो वायुमंडलीय प्रदूषण है उससे भी मुक्त है। यानी वहां पे सटीक जन से बिना जो है कह सकते हो कि प्रदूषण के प्रभाव से सटीक जानकारी मौसम का किया जा सकता है, और उस क्षेत्र को जो है मौसम वैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों के लिए एक नेचुरल लेबोरेटरी माना जाता है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के भोपाल के पास जो है सीहोर जिले में सेलखेड़ी में इसकी स्थापना की गई है। और इसके सक्सेस होने से निश्चित रूप से जो भारत में जो मानसून वर्षा है, क्योंकि हमारी कृषि 70% 45% रोजगार भी है, और जो हमारी कृषि है उसका जो वर्षा होती है, हमारा जो वर्षा पे निर्भर है, और वर्षा का 80 से 70% मानसून के दौरान ही होता है, और उसमें कोई परिवर्तन हमारे कृषि को प्रभावित कर सकता है। वर्षा सिंचित जो फसलें भी होती हैं वह जुलाई और अगस्त के दौरान ही, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में ही की जाती है। इसलिए उस दौरान अगर हमें मौसम का पूर्वानुमान सटीक होगा तो हमारी कृषि के लिए जो है बहुत बेहतर हो सकता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार।